बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इमरान सीरीज़ नावल सॉर्ड मागा बाय मज़र कलीम MA। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल जासूसी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। ब्लैक स्टोन का चीफ स्कॉट हेड क्वार्टर में अपने ऑफिस में मौजूद था। इसे डेमी और ऑस्कर से कोई ज़रूरी बात करना थी, लेकिन फ़ोन सेक्रेटरी बावजूद कोशिश के इनसे रब्ता ना कर सकी। लेकिन इसी लम्हे फ़ोन की घंटी बज उठी तो स्कॉट ने रिसीवर उठा लिया। यस, स्कॉट ने अपने मखसूस लहजे में कहा। ऑस्कर, डेमी के बारे में मालूम हुआ है कि वो खुसूसी बड़ी जीप में शहर से बाहर एक फार्म हाउस गए हुए हैं। इस फार्म हाउस को इन्होंने स्पेशल पॉइंट बनाया हुआ है, लेकिन वहाँ से भी कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा। दूसरी तरफ से निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। लहजा बेहद मौदबाना था। कार्डल से मेरी बात कराओ, स्कॉट ने झिल्लाए हुए लहजे में कहा और इसके साथ ही रिसीवर इसने कार्डल पर पटक दिया, जैसे असल कसूरवार यही रिसीवर हो। थोड़ी देर बाद घंटी एक बार फिर बज उठी तो स्कॉट ने एक झटके से हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठाया। यस, स्कॉट ने कदरे झटकेदार लहजे में कहा। कार्डल लाइन पर है जनाब। दूसरी तरफ से फ़ोन सेक्रेटरी ने मौदबाना लहजे में कहा। हेलो कार्डल, मैं स्कॉट बोल रहा हूँ। स्कॉट ने कहा। यस चीफ, हुक्म फरमाएं। दूसरी तरफ से बोलने वाला मर्द था, इसका लहजा भी मौदबाना था। ऑस्कर और डेमी दोनों गायब हैं, कहीं दस्तयाब नहीं हो रहे। मैंने इनसे इंतहाई ज़रूरी बात करनी है। बताया गया है कि वो ऑस्कर और डेमी दोनों एक बड़ी जीप में सवार होकर फार्म हाउस स्पेशल पॉइंट पर गए हैं, लेकिन वहाँ भी इनसे रब्ता नहीं हो रहा। तुम फ़ौरन स्पेशल पॉइंट पर पहुँचो और मुझे रिपोर्ट दो कि वो क्यों जवाब नहीं दे रहे। चीफ ने कदरे गुस्सीले लहजे में कहा। इसे वाकई ऑस्कर और डेमी दोनों पर गुस्सा आ रहा था। यस चीफ, दूसरी तरफ से कहा गया और इसके साथ ही स्कॉट ने रिसीवर कार्डल पर रख दिया और सामने मौजूद फाइल पर झुक गया। फिर तकरीबन 1 घंटे बाद फ़ोन की घंटी बज उठी तो स्कॉट ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, स्कॉट ने तेज़ लहजे में कहा। कार्डल लाइन पर है, बात करें। फ़ोन सेक्रेटरी ने मौदबाना लहजे में कहा। यस, क्या रिपोर्ट है कार्डल? स्कॉट ने कहा। चीफ, यहाँ तो कत्लेआम हुआ पड़ा है। कत्लेआम? क्या मतलब? पागल तो नहीं हो गए तुम? स्कॉट ने चीखते हुए कहा। चीफ, ब्लैक रूम में रॉड्स की कुर्सियों में से एक कुर्सी पर मैडम डेमी की लाश मौजूद है और दूसरी कुर्सी पर ऑस्कर भी इसी हालत में मौजूद है। रॉड्स अब भी इनके जिस्मों के गिर्द मौजूद हैं। स्पेशल पॉइंट के दोनों आदमी अल्फ्रेड और एंथोनी की लाशें भी इसी कमरे में पड़ी हुई हैं। कार्डल ने कहा तो स्कॉट को यूँ महसूस हुआ जैसे अचानक धमाके से इसके टुकड़े हो गए हों। इसके इंतहाई कामयाब एजेंट इस अंदाज में मारे जाएंगे, ऐसा तो इसने कभी सोचा भी ना था। इसने बगैर कोई मज़ीद बात किए हुए रिसीवर रख दिया। वो चंदला में बैठा सोचता रहा, फिर इसने रिसीवर उठाकर इसके नीचे बटन दबाकर फ़ोन को डायरेक्ट किया और फिर तेज़ी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। दूसरी तरफ घंटी बजती रही, फिर रिसीवर उठा लिया गया। स्कॉट बोल रहा हूँ, स्कॉट ने सादा से लहजे में कहा। ओह तुम, आज कैसे ख्याल आया कि डॉर्थी को फ़ोन कर लूँ? दूसरी तरफ से इंतहाई बेतकल्लुफ़ाना लहजे में कहा गया। सुनो डॉर्थी, मैं बेहद परेशान हूँ। मेरे 2 सुपर एजेंट्स ऑस्कर और डेमी दोनों को गोलियों मारकर हलाक कर दिया गया है और अब मुझे ख़तरे का एहसास होना शुरू हो गया है कि हम सब मारे जाएंगे। स्कॉट ने तेज़ लहजे में बोलते हुए कहा। ओह, क्या हुआ है? तफसील से बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। डॉर्थी ने कदरे परेशान से लहजे में कहा और स्कॉट ने इसे मागा ख़जाने की तफसील से तलाश से लेकर तफसील बता दी और ये भी बता दिया कि एक पाकिस्तानी सफारतकार को ऑस्कर और डेमी ने तशद्दुद करके हलाक कर दिया था। इनका ख्याल था कि वो ख़जाने के बारे में जानता है। इस पर तशद्दुद किया गया, लेकिन वो कुछ बताए बगैर ही हलाक हो गया। पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस आयरलैंड पहुंची और वो हरकत में आ गई। ऑस्कर और डेमी यकीनन इनके हाथों हलाक हुए होंगे। जिनसे इन्होंने इंतकाम लेना था ले लिया, अब तुम्हें परेशान होने की क्या ज़रूरत है? डॉर्थी ने कहा। वो सिर्फ ऑस्कर और डेमी तक महदूद नहीं रहेंगे। इनकी तारीख ये है कि वो पूरी एजेंसी का खात्मा कर देते हैं। लाजमन इन्होंने डेमी और ऑस्कर से हेडक्वार्टर और मेरे बारे में पूछा होगा। डेमी तो बताने वाली फितरत ही नहीं रखती। अलबत्ता ऑस्कर इनके दाव में आ सकता है, इसलिए मुझे यकीन है कि दूसरा हमला मुझ पर होगा। स्कॉट ने कहा। तुमने मुझे फ़ोन किया है तो मुझसे क्या चाहते हो? डॉर्थी ने कहा। तुम्हारा पूरे मुल्क में वसी नेटवर्क मौजूद है। तुम पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस को ट्रेस करके मुझे बताओ, इसके बाद मैं जानूं और वो जाने। मुआवजा मुँह मांगा दूंगा। इनकी तस्वीरें हैं आपके पास? हाँ, मैं अभी भिजवा देता हूँ। मुआवजा $1,00,000 भी साथ भिजवा देना। ओके, अपना बैंक अकाउंट और बैंक के बारे में तफसील बता दो, मैं ऑनलाइन रकम भिजवा दूंगा। स्कॉट ने कहा और फिर दूसरी तरफ से जो कुछ बताया गया वो इसने कागज़ पर नोट कर लिया। ओके, मैं जल्द ही इन्हें ट्रेस कर लूँगी। डॉर्थी ने कहा।
एक बार ट्रेस कर दो, मैं पूरी तंजीम को इनके सामने लाकर खड़ा कर दूंगा। अरे हाँ, ये बताना तो मैं भूल गया कि एक ग्रुप है जिसमें 4 मर्द और 2 औरतें हैं। चारों मर्द और एक औरत एशियाई है, जबकि एक औरत सुइज़ निज़ाद है। स्कॉट ने कहा, फिर तो जल्दी ट्रेस हो जाएंगे। ओके, डॉर्सी ने कहा। तो स्कॉट ने रिसीवर कैडल पर रखने की बजाय कैडल को प्रेस करके कॉल काटी और एक बार फिर नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। यस बॉस, दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। लहजा बेहद मर्दाना था। रिमंड, मेरे ऑफिस आ जाओ, स्कॉट ने कहा और रिसीवर रख दिया। रिमंड हेडक्वार्टर के जनरल इंतजामात का इंचार्ज था। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला और एक उधेड़ उम्र आदमी अंदर दाखिल हुआ। इसने स्कॉट को मौदबाना अंदाज में सलाम किया। बैठो, स्कॉट ने कहा तो रिमंड कुर्सी पर बैठ गया। एक अफसोसनाक खबर है कि ऑस्कर और डेमी दोनों पाक एशिया सीक्रेट सर्विस के हाथों हलाक हो गए हैं। इनकी लाशें स्पेशल पॉइंट पर मौजूद हैं। इनकी लाशें वहां से ले आओ और यहाँ बर्की भट्टी में डालकर इन्हें राख कर दो, वरना यहाँ की पुलिस हमारा पीछा क़यामत तक नहीं छोड़ेगी। स्कॉट ने तफसील से बात करते हुए कहा। यस चीफ़, ये कागज़ ले लो, इस पर मौजूद अकाउंट में $1,00,000 फौरी ऑनलाइन भिजवा दो। स्कॉट ने सामने पड़े हुए कागज़ को उठाकर रिमंड के सामने रख दिया। रिमंड ने कागज़ उठाया और इसे पढ़ने लगा। यस चीफ़, हुक्म की तामील होगी, रिमंड ने जवाब देते हुए कहा। और आखिरी बात यह कि हेडक्वार्टर की सिक्योरिटी को अलर्ट कर दो। ख़ास तौर पर एंटी बेहोश रेज़ यहाँ मुसलसल ऑन रहनी चाहिए, क्योंकि इनका तरीक़ाकार यही है कि ये बेहोश कर देने वाली गैस अंदर फायर करते हैं, फिर इत्मीनान से अंदर दाखिल हो जाते हैं और जो चाहें कर गुजरते हैं। इसके अलावा मैंने बेहोशी से बचाने वाली जो गोलियां खुसूसी तौर पर एक्रेमिया से मंगवाई हैं, वो भी पूरे स्टाफ में बांट दो। 2-2 गोलियां मेरे लिए भिजवा दो। स्कॉट ने कहा तो रिमंड ने इस बात में सर हिला दिया और फिर उठकर बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। इमरान अपने साथियों समेत गार्डन कॉलोनी की एक रिहाइशगाह में मौजूद था। ये कोठी पाक एशिया से रवानगी से पहले इसने अपने एक दोस्त को कहकर हासिल की थी। इन सब ने अब यूरोपी मेकअप कर लिया था। जूलिया का भी यूरोपी मेकअप किया गया था, क्योंकि अगर मेकअप ना किया जाता तो वो इन सब की शनाख्त समझी जाती। इमरान साहब, अब आपका टारगेट क्या है? सफदर ने कहा। मेरा तो शुरू से एक ही टारगेट है और एक ही रहेगा, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। क्या मतलब? आप किस टारगेट की बात कर रहे हैं? मैं तो मिशन के सिलसिले में पूछ रहा हूँ, सफदर ने हैरत भरे लहजे में कहा। अब टारगेट का क्या बताऊँ? अगर तुम खुतबा निकाह याद कर लेते तो अब तक टारगेट मुकम्मल हो चुका होता, इमरान ने कनखियों से जूलिया की तरफ देखते हुए कहा। शट अप, ये क्या कह रहे हो? तुम लीडर हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम जो मुंह में आए कहते जाओ। दूसरों की इज्जत का ख्याल रखा करो, जूलिया ने इमरान की बात समझकर दरश्त और सख्त लहजे में कहा। देखा तुमने, अब गालियों की कसर रह गई है, वो भी सुन लूँगा ताकि टारगेट मुकम्मल हो सके, क्योंकि बुज़ुर्ग कहते हैं कि टारगेट आसमानों पर मुकर्रर किए जाते हैं, इमरान ने कहा। इमरान साहब, बुज़ुर्ग तो कहते हैं कि जोड़े आसमानों पर तय किए जाते हैं और इन पर अमल ज़मीन पर होता है, कैप्टन शकील ने कहा। यह मुँह धो रखे, इसका कोई जोड़ा तय नहीं हुआ, ये इसी तरह अपनी उम्र गुजार कर मर जाएगा, तनवीर ने कहा। शट अप तनवीर, तुम्हें बात करना नहीं आती? नॉनसेंस, जूलिया ने गुर्राते हुए लहजे में कहा। आई एम सॉरी, तनवीर ने अपनी आदत के मुताबिक गलती को फ़ौरन तस्लीम करते हुए माजरत कर ली। लेकिन फिर इससे पहले कि कोई बात होती, फ़ोन की घंटी बज उठी और सब चौंक उठे, क्योंकि यहाँ तो इनका कोई वाकिफ़ ना था। फिर किसका फ़ोन हो सकता था? घंटी मुसलसल बज रही थी। इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, प्रिंस बोल रहा हूँ, इमरान ने अपने नाम की बजाय प्रिंस के नाम से तारुफ कराते हुए कहा। मेट्रो क्लब से डैंडी बोल रहा हूँ प्रिंस, दूसरी तरफ से यूरोपी ज़बान और लहजे में कहा गया। कोई ख़ास बात जो फ़ोन किया है? इमरान ने कहा। इंतहाई ख़ास बात है जिसके लिए मुझे कॉल करना पड़ी है। मुझे इत्तला मिली है कि ब्लैक स्टोन के चीफ स्कॉट ने अपने सुपर एजेंटों की मौत का इंतकाम लेने के लिए यहाँ एक वसी नेटवर्क की मार्का डॉर्थी को भारी मुआवजा देकर हायर कर लिया है, और आप सबकी तस्वीरें भी इसे पहुंचा दी गई हैं, और अब वो सूंघने वाले कुत्तों की तरह पूरे दारुल हुकूमत में फैले हुए हैं। इनके पास इंतहाई जदीद कैमरे भी मौजूद हैं जो मेकअप को भी चेक कर लेते हैं, इसलिए आप मोहतात रहें, डैंडी ने तफसील बताते हुए कहा। डॉर्थी कहाँ बैठती है और किस टाइप की औरत है? डॉर्थी का अपना क्लब है जिसका नाम भी डॉर्थी क्लब है, और ये क्लब गुंडों और जराइम पेशा अफराद को बेहद पसंद है। डॉर्थी न सिर्फ वहाँ बतौर जनरल मैनेजर काम करती है, बल्कि इसकी रिहाइश भी चौथी मंजिल पर इसके ऑफिस के करीब है। वैसे चौथी मंजिल पर लिफ्ट बगैर डॉर्थी की इजाज़त के नहीं जा सकती, और अगर कोई सीढ़ियाँ चढ़कर वहाँ पहुँचे तो वहाँ मौजूद मुसल्ला गार्ड इसे उठाकर नीचे फेंक देते हैं। इस मामले में वो किसी की परवाह नहीं करते। डॉर्थी का क्या ताल्लुक़ है ब्लैक स्टोन के साथ? ब्लैक स्टोन का चीफ स्कॉट और डॉर्थी कई सालों तक
मियाँ बीवी रहे हैं, लेकिन फिर इनके दरमियान कोई ऐसी बात हुई कि दोनों अलग हो गए, लेकिन अभी वो एक दूसरे से दोस्तों के अंदाज में मिलते हैं। डैंडी ने जवाब देते हुए कहा। और स्कॉट जिस हेडक्वार्टर में बैठता है वो कहाँ है? इमरान ने पूछा। मुझे चीफ ने हुक्म दिया था कि मैं आपके यहाँ आने से पहले ब्लैक स्टोन के हेडक्वार्टर को तलाश कराऊँ, और मैंने हुक्म की तामील की है। डैंडी ने कहा। क्या तफसील है प्रिंस? ब्लैक स्टोन के यहाँ 2 हेडक्वार्टर्स हैं, एक वो जो सबके सामने है ईडन कॉलोनी के कोठी नंबर 310, लेकिन असल हेडक्वार्टर और है। इस हेडक्वार्टर में ब्लैक स्टोन का सुपर चीफ बैठता है, और ये सुपर चीफ ही असल में ब्लैक स्टोन को चलाता है। सबके सामने स्कॉट होता है, लेकिन वो सिर्फ चीफ है। इसे हिदायत सुपर चीफ देता है, जिसका नाम पॉल हंटर है, लेकिन सब इसे लॉर्ड हंटर कहते हैं। वो लुसानिया और इससे मुल्हिका ममालिक में दुनिया भर के तमाम जराइम का सरपरस्त है। इससे मुल्कों के सदर, प्राइम मिनिस्टर्स और आला तरीन हुकाम सब डरते हैं। वैसे वो इंतहाई शफाक फितरत आदमी है। कोई इसे एक नज़र से गौर से देख ले तो इसकी शामत आ जाती है। वो जब भी पब्लिक में आता है तो इसके साथ 10 लड़ाका और निशानाबाज अफराद होते हैं, और लॉर्ड हंटर का इशारा देकर वो अच्छे भले आदमी को वहीं गोली मार देते हैं। डैंडी जब बोलने पर आया तो फिर इस तरह जज्बाती हुआ कि इसकी आवाज़ में जज्बातियत नुमाया तौर पर महसूस हो रही थी। तुम बेहद जज्बाती हो रहे हो। क्या तुम्हारे साथ इसकी तरफ से कोई ट्रेजेडी है? जी हाँ, इसने मेरे वालिद, मेरी बीवी और मेरे 10 साला बेटे को खुले आम गोलियां मारकर हलाक करा दिया। वजह सिर्फ ये थी कि जब वो आ रहा था तो इन्होंने इसके सामने चलने की जुर्रत कैसे की? डैंडी ने जवाब दिया। तुमने कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की? मैं बहुत रोया पीटा, लेकिन सब ने मेरी बात सुनने से इनकार कर दिया। बल्कि मुझे धमकियाँ मिलनी शुरू हो गई कि मैंने अपना शोर मचाया तो वो लोग मेरा पूरा घर बमों से उड़ा देंगे, और वो बड़ी आसानी से ऐसा कर सकते हैं। इसलिए मैं खामोश हो गया। डैंडी ने जवाब देते हुए कहा। ये लॉर्ड हंटर आमतौर पर किस क्लब में उठता बैठता है? और इसकी रिहाइशगाह और कोई ऑफिस है तो वो कहाँ है? रिहाइशगाह और ऑफिस सब कुछ इसी हेडक्वार्टर में है, जो ब्राउन कॉलोनी की आखिर में एक अलहदा महलनुमा कोठी है। इसकी एक निशानी भी है। इस पर एक झंडा लगा हुआ है, जो किसी ज़माने में बहरी कज़ाक इस्तेमाल करते थे। और जहाँ तक क्लब का ताल्लुक़ है तो लॉर्ड हंटर डॉर्थी क्लब में ज़्यादा आता जाता है। शायद इसे यहाँ का माहौल पसंद है। डैंडी ने जवाब दिया। इस क्लब में लॉर्ड हंटर कहाँ बैठता है? एक साइड पर एक खुसूसी पोर्शन बनाया गया है। इसे लॉर्ड का पोर्शन कहा जाता है। इसका एक रास्ता बाहर से भी है और एक अंदर से। लॉर्ड हंटर के आदमी इसके साथ लॉर्ड पोर्शन में जाते हैं और वहीं इस वक्त तक रहते हैं। लॉर्ड हंटर ने जिससे मुलाकात करना होती है इन्हें कॉल कर लिया करता है, और फिर लॉर्ड हंटर इनसे जराइम और मुजरिमाना सरगर्मियों के ज़रिए हासिल की गई रकम में से निस्फ हिस्सा ले लेता है। हर आदमी के आने के बाद लॉर्ड हंटर फ़ोन पर अपने आदमियों से इस आदमी के बारे में रिपोर्ट लेता है। अगर किसी पर शक पड़ जाए तो इसे वहीं इसी वक्त गोलियों से उड़ा दिया जाता है। लॉर्ड हंटर के बारे में कहा गया है कि वो मार्शल आर्ट का भी माहिर है और ज़बरदस्त निशानेबाज भी। डॉर्थी से मुलाकात नहीं करती। लॉर्ड हंटर इसे कॉल करे तो वो चली जाती है, वरना नहीं, डैंडी ने जवाब देते हुए कहा। ओके, इन मालूमात का बेहद शुक्रिया। मैं चीफ़ को जो रिपोर्ट दूंगा इसमें तुम्हारी तारीफ़ ज़रूर करूंगा। आपका शुक्रिया प्रिंस, डैंडी ने मुसरत भरे लहजे में कहा, क्योंकि इसे मालूम था कि रिपोर्ट में तारीफ़ लिखी जाए तो चीफ़ इस कदर इनाम दे देता है कि इंसान की सोच से भी बाहर होता है। ओके, थैंक यू, इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया। हमारा इन लोगों से लड़ने का क्या फ़ायदा? ये यहाँ के जराइम पेशा लोग हैं और यहीं जराइम करते हैं। इनसे ख्वामखा टकराने का क्या फ़ायदा? क्या इससे यहाँ के जराइम ख़त्म हो जाएंगे? सफदर ने कहा। हर वो शख्स जो ब्लैक स्टोन से किसी भी अंदाज में मुलविस है, खुसूसी तौर पर इसके बड़े, इनका खात्मा हमारा मिशन है, ताकि आइंदा ब्लैक स्टोन किसी पाकिस्तानी सफ़ीर पर हमला करने से पहले 1000 बार सोचे। और लॉर्ड हंटर जैसे आदमी तो इस कराए अर्ज़ के नासूर हैं। इनके हाथ न जाने कितने बेगुनाह लोगों के खून से रंगे हुए हैं। इनकी एक एक बोटी भी कर दी जाए तब भी कम है। इमरान ने भी जज्बाती अंदाज में बात करते हुए कहा। आई एम सॉरी इमरान साहब, आपके जवाब ने मुझे कायल कर लिया है। मैं गलत सिमत में सोच रहा था। इन लोगों का खात्मा ऐसा इकदाम है। सफदर ने कहा। गुड, तुम वाकई बड़े दिल के मालिक हो। देखो, सोलेहा के चेहरे पर भी खुशी के तासुरात हैं। इमरान ने साथ बैठे हुए सफदर के कंधे पर हाथ मारते हुए कहा। सोलेहा ने बेख्तियार मुंह दूसरी तरफ कर लिया। बातें बहुत हो चुकी, अब एक्शन में आ जाओ, तनवीर ने मुंह बनाते हुए कहा। सुनो, सबसे पहले हमने डॉर्थी का खात्मा करना है, ताकि इसका नेटवर्क बिखर जाए और हमारा ताकुब ना हो सके। इसके बाद इस लॉर्ड हंटर और इसके हवारियों का खात्मा करना है, फिर दोनों हेडक्वार्टर्स को बमों से उड़ा देना है। इस तरह हमारा ये मिशन यहाँ लुसानिया में ख़त्म हो जाएगा और इसके बाद हम आयरलैंड चले जाएंगे, ताकि वहाँ से अपने दूसरे मिशन का आगाज़ करें कि सॉर्डमागा किसने चुराई थी और क्यों वापस कर दी। इसके बाद वापस पाकिस्तान जाएंगे।
इमरान ने तफसील बताते हुए कहा। तो अब आप डॉर्थी क्लब जाएंगे? कौन कौन साथ जाएगा? डैंडी बता रहा था कि वहाँ का माहौल इंतहाई ख़राब है। वहाँ गुंडे और बदमाश बैठते हैं, इसलिए मेरा ख्याल है कि तनवीर और कैप्टन शकील मेरे साथ जाएं और सफदर यहाँ रह जाए, ताकि कोई अचानक मामला सामने आए तो सफदर इसे हल कर सकता है। इमरान ने कहा, हम साथ जाएंगी, हम यहाँ घर बैठने के लिए नहीं आई, और अगर किसी ने कोई गलत हरकत की तो इससे इस तरह निमट लेंगे कि बाकी सब खौफ से ही मर जाएंगे। सोलेहा ठीक है रही है, हम भी साथ जाएंगी। जूलिया ने भी बड़े संजीदा लहजे में कहा, ठीक है, तुम सब साथ चलो। इमरान ने कहा तो सबके चेहरे खिल उठे।